बड़े भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पिताजी क्या गुजरे, उन्होंने तो अपना असली रंग दिखा दिया और एक तुम चुपचाप उनके सामने हाथ बांधकर खड़े रहे। अरे अपने हक के लिए आवाज उठाते, अपना नहीं तो अपने बच्चों का ही सोच लेते। पर नहीं जी, तुम्हारी तो जबान ही नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि भाई साहब ने मेरे साथ धोखा किया, लेकिन वो पक्के सबूतों के साथ खड़े हुए थे 4 लोगों के बीच में। मैं बोलता भी तो क्या बोलता, पर तुम देख लेना, भगवान सबके साथ इंसाफ करते हैं। उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। अब हम लोग कर ही क्या सकते हैं, भगवान के भरोसे बैठना होगा। रवि और मदन दोनों सगे भाई थे। पिता की मृत्यु के बाद रवि ने बड़ी चालाकी से सब कुछ अपने नाम दिखा दिया। मदन को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन क्या करता, कागजों में तो वही लिखा था। उधर रवि के घर पर मान गया तुम्हें मैं भाग्यवान। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुमने कितनी चालाकी से पिताजी के अंगूठे के निशान कागजों पर ले लिए। नहीं तो क्या, मैं सब कुछ ऐसे ही उसको दे देती। अब तुम देखो, हम लोग 50 बीघा जमीन के मालिक हो गए हैं। लेकिन तुम तो जानती हो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता खेती बाड़ी करने का। फिर हम कैसे करेंगे? तुम भी ना कितने मूर्ख हो। अरे तुम्हें पता है मदन को इतना बड़ा घाव मिला है। बड़े भाई होने के नाते तुम उसके पास जाओ, उसे दिलासा दो और कहो कि तुम खेती कर सकते हो। उसके बदले तुम उसे थोड़ा सा अनाज और कुछ पैसे दे दोगे। फिर देख लेना, हींग लगे न फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। मान गया तुम्हें, मैं मान गया। मैं अभी मदन के पास जाता हूँ। रवि अपने भाई मदन के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख उसे दिलासा देता है। अरे पागल, तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम मेरे भाई हो। माना कि पिताजी ने सारी जमीन मेरे नाम लिख दी, लेकिन मैं क्या तुम्हें भूखे मरते हुए देखूंगा? आपके कहने का मतलब नहीं समझा भैया। इसमें समझने जैसा तो कुछ है भी नहीं। मदन देखो भाई, हम लोग ठहरे किसान आदमी खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो तुम एक काम करो, 50 बीघा जमीन तुम जोतो और उसके बदले में मैं तुम्हें अनाज और पैसे दूंगा। मदन सुनीता की तरफ देखता है। सुनीता बाद में जवाब देने के लिए इशारा करती है। रवि के चले जाने के बाद देखा सुनीता, तुम कह रही थी कि भैया ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन वो खुद चलकर मेरे घर आए और मुझे जमीन बोने के लिए दे दिया। अरे वो तुम पर कोई एहसान करने के लिए नहीं आए हैं, तुम समझते नहीं हो, पागल हो तुम। वह तुमसे काम निकलवाने के लिए आए थे। उनके यहाँ काम करने से अच्छा है कि तुम किसी और के यहाँ काम कर लो। नहीं नहीं, तुम गलत कह रही हो सुनीता, मैं भाई के पास ही काम करूँगा। कम से कम यहाँ पर अनाज और पैसे तो मिलेंगे, हमारा गुजारा हो ही जाएगा। सुनीता बहुत समझाती है, लेकिन मदन एक भी बात नहीं सुनता और अगले दिन बैलों को लेकर खेतों में पहुंचता है। वह रवि के यहाँ खेतों में ही काम करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है और साल के आखिर में रवि उसे थोड़ा सा अनाज और पैसे दे देता है। केवल 1 क्विंटल गेहूं भैया, साल में 12 महीने होते हैं और तुम तो जानते हो खाने वाले 4 जन हैं। आपके यहाँ पर 40 क्विंटल गेहूं हुआ है, कम से कम मुझे 20 क्विंटल तो दे दो। मदन देखो, तुम मेरी जमीनों पर पगार पाने के लिए खेती बाड़ी कर रहे हो, ऐसे में मैं तुम्हें पगार से ज्यादा नहीं दे सकता। मदन को समझ में आ जाता है कि सुनीता बिल्कुल सही कह रही थी। वो 1 क्विंटल गेहूं और कुछ रुपए लेकर घर आ जाता है। कहा था ना तुमसे, तुम्हारे भैया तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अब इतने अनाज में पूरा साल कैसे चलेगा? तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। वैसे भी 1 साल से हमारी हालत देख रहे हो। क्या हो गई है? बच्चों के तन पर ढंग के कपड़े नहीं हैं। घर में खाने के लिए राशन नहीं है। कोई बीमार हो जाए तो दिल घबराने लगता है कि डॉक्टर को पैसे कहां से देंगे। मैं समझ गया हूँ सुनीता, भाई ने फिर मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन अब मैं कभी उनके झांसे में नहीं आऊंगा। तुम कुछ गेहूं निकाल कर उसे साफ कर दो, मैं उसे पीसने के लिए डाल देता हूँ। सुनीता उस 1 क्विंटल गेहूं में से काफी सारा गेहूं निकालकर उसे साफ करने लगती है कि तभी उसे उस गेहूं में से एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वह गेहूं को साइड करती है और उसके बीच में पड़ी हुई चमकती हुई अंगूठी को उठा लेती है।
अजी सुनते हो, इधर आओ, देखो तो यहाँ इस गेहूं में से ये अंगूठी मिली है। ये तो जनाना अंगूठी लग रही है, कहीं भाभी की तो नहीं है? कुछ तो अकल से बात किया करो, उनकी कैसे हो सकती है? गेहूं तो तुमने ही बोया और उठाया था ना। तो फिर ये अंगूठी किसकी हो सकती है? देखने में तो बहुत कीमती लग रही है। कीमती तो लग रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आखिर ये अंगूठी खेतों में आई कहाँ से। सुनो तो एक काम करो, शायद भगवान ने ही इस अंगूठी को हमारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने तो हमारे साथ धोखा किया है और साल भर का राशन भी नहीं दिया। तुम इस अंगूठी को बेचते हो तो हमें इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। मदन अंगूठी को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगता है और याद करने लगता है कि ये अंगूठी आखिर खेतों में आई कहाँ से। वो इसे हाथ में लिए सुनीता से बोलता है, तुम सही कह रही हो, शायद भगवान ने इसे हमें दिया है। इसको बेचना नहीं पड़ता। यदि काश हमारे पास ढेर सारा गेहूं हो जाता, उसमें से मैं आधा बेच देता और आधा हमारे परिवार के काम आता। पर कोई नहीं, इस अंगूठी से भी हमें ये सब मिल जाएगा। तभी उस अंगूठी से रोशनी निकलती है। मदन और सुनीता देखते हैं कि वहाँ पर गेहूं की बोरियों के ढेर लग जाते हैं। दोनों पति पत्नी डर के मारे कोने में खड़े हो जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है? अचानक से इतना सारी गेहूं की बोरियां कैसे आ गई? मैंने तो बस ऐसा कह दिया था कि ढेर सारा गेहूं होता तो अच्छा होता। मदन के ऐसा बोलते ही फिर से वहाँ पर गेहूं की बोरियों का ढेर लग जाता है। दोनों पति पत्नी हैरानी से कभी गेहूं को तो कभी एक दूसरे को देख रहे थे। तभी मदन उस अंगूठी की तरफ देखता है। सुनीता, कहीं अंगूठी जादुई तो नहीं? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि ये अंगूठी जादुई है? क्योंकि यह मेरे हाथ में और मैंने गेहूं का बोला तो गेहूं आ गया। सचमुच में अगर ऐसा है तो हमारी तो किस्मत खुल गई। सुनो, तुम इस अंगूठी से कहो कि 4 बोरी धान भी दे दो। मदन अंगूठी से धान मांगता है और वहाँ पर 4 बोरी धान आ जाता है। अब तो सुनीता और मदन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तभी बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं और इतना सारा गेहूं और धान देखकर, अरे इतना सारा गेहूं! पिताजी, आप वैसे हमारे लिए कपड़े ले आइए। जैसे जब दादाजी थे और गेहूं घर आते थे तो नए कपड़े आते थे। मदन सुनीता की तरफ देखता है और सुनीता इशारा करती है कि एक बार अंगूठी से मांग कर देखो। मदन दूसरे कमरे में जाता है और वहाँ पर जाकर बच्चों के लिए सुंदर कपड़े मांगता है और देखते ही देखते वहाँ सुंदर कपड़े आ जाते हैं। वह बाहर आकर बच्चों से कहता है, ये देखो बच्चों, तुम्हारे नए कपड़े। बच्चे जल्दी से हाथ मुंह धोकर नए कपड़े पहन लेते हैं और खुशी खुशी बाहर खेलने चले जाते हैं। वह वहाँ पर खेल रहे अन्य बच्चों से कहते हैं, देखो हमारे सुंदर नए कपड़े पिताजी ने दिलाए हैं। अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है, फिर चाचा ने कपड़े क्यों दिलाए? अरे हमारे घर में बहुत सारा गेहूं आया है ना, इसीलिए तुम्हें पता नहीं है। दादाजी कहते थे ना कि जब गेहूं घर आए तो बच्चों को नए कपड़े दिलाओ। ये बात रवि की पत्नी गीता सुन लेती है। वो मदन की बेटी को बुलाकर पूछती है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे घर पर बहुत सारे गेहूं आए हैं, तुम सच कह रही हो? हाँ ताई, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। यकीन न आए तो भाई से पूछ लो। मदन का बेटा भी अपनी ताई को कहता है कि उनके घर बहुत सारा गेहूं है और धान भी आया है। यह सुनकर रवि की पत्नी रवि के पास जाकर सारी बात बता देती है। देख क्या हो रहा है, जाओ अपने भाई के पास। उसने हमारे साथ धोखा किया है। उसने आधा गेहूं अपने घर पर रखा और यहाँ से 1 बोरी गेहूं भी लेकर चला गया। रवि गांव के 2-4 लोगों को मदन के घर लेकर जाता है और वहाँ पर सब ढेर सारा गेहूं और धान देखकर हैरान हो जाते हैं और मदन पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। नहीं भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये सारा गेहूं और धान मेरा अपना है। ये लो, एक तो चोरी भी, ऊपर से सीना चोरी। तेरे पास तो जमीन ही नहीं थी, फिर इतना सारा गेहूं कहाँ से आ गया? रवि आए हुए लोगों के साथ मिलकर वह सारा गेहूं और धान लेकर अपने घर चला जाता है। सुनीता मदन से कहती है, देख लेना, उसके पाप का घड़ा जरूर भरेगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो,
हम जादुई अंगूठी से और गेहूं ले लेंगे, लेकिन इस बार उतना ही लेंगे जितना हमें जरूरत हुआ करेगी। उधर रवि सारे गेहूं और धान अपने घर के गोदाम में रख लेता है, लेकिन रात को सारे गेहूं और धान में कीड़ा लग जाता है और सुबह तक वहां पर केवल खून बचा होता है। यह देखकर रवि और उसकी पत्नी अपना माथा पीट लेते हैं। अब उनके पास अपने खाने पीने के लिए भी गेहूं नहीं बचता और उधर मदन और सुनीता जब जरूरत होती जादुई अंगूठी से अपनी जरूरत का सारा सामान ले लेते। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।